बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर अफजल हमदानी, रूमेटोलॉजिस्ट हूँ मैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज इन सऊदी अरेबिया और उसके बाद फिर 3 साल पहले आया था, शालीमार हॉस्पिटल ज्वाइन किया और उसके बाद हज़रत नाहिद में भी कुछ अर्सा रहा। बहरिया में प्रैक्टिस करता हूँ और फ़ारूक में। अभी आप लोगों का ये जो प्रेस्टिजियस इदारा है इसको मैंने ज्वाइन किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो रूमेटोलॉजी के बारे में है। वो इसलिए कि रूमेटोलॉजी का अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि रूमेटोलॉजी है क्या। सारे पेशेंट या तो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं या आर्थोपेडिक के पास। तो हमारे पास अगर आते भी हैं तो इतना लेट हो चुके होते हैं कि हम उनका कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त प्रोग्रेशन तो रोक सकते हैं लेकिन जो कुछ डिफॉर्मिटीज़ या डैमेज हो चुका है वो नहीं बचा सकते। तो इसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी अवेयरनेस की एक छोटी सी टॉक हो जाए। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इसको, क्योंकि रूमेटोलॉजी की अक्सर हमारे उर्दू में कोई उसका तर्जुमा नहीं है किसी टर्म का। हाँ, हर आर्थराइटिस हमारे यहाँ गठिया है तो, लेकिन आर्थराइटिस की यू कैन इमेजिन के मोर दैन 200 टाइप्स हैं डिजीज़ में। तो उसके लिए उनके सेपरेट नेम हैं, लेकिन हम उसको गठिया ही बोलते हैं। दैट इज़ वेरी ओके। सो व्हाट इज़ रूमेटोलॉजी? रूमेटोलॉजी बेसिकली अगर हम कहें तो इसके 3 पार्ट्स हम कर सकते हैं। इस तरह कि अक्सर लोगों को जहन में होता है कि रूमेटोलॉजिस्ट जो होता है सिर्फ वो भी जोड़ों को ठीक करता है, आर्थोपेडिक वाला भी जोड़ों को ठीक करता है, या कमर दर्द अगर रूमेटोलॉजिस्ट देख रहा है तो आर्थोपेडिक वाला भी वही देख रहा है। और क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट बहुत कम थे हमारे यहाँ, पहले सिर्फ 2-4 बंदे थे, लेकिन उनकी ख़ासी कंट्रीब्यूशन थी कि एटलीस्ट उन्होंने फ़ेलोशिप स्टार्ट करवा दी है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना। रूमेटोलॉजी की फ़ेलोशिप हो रही है और मैं नाम लेने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करूँगा। डॉक्टर नीमकत मीर का, जो कि आप सब जानते होंगे, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। शी इज़ वन ऑफ द पायनियर इन रूमेटोलॉजी। तो इसको अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो पहला हिस्सा जॉइंट्स, ऑफ कोर्स वी ऑल नो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बाकी आर्थराइटिस। एक आता है सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज़म। हमारे यहाँ मसल्स भी हैं, लिगामेंट्स भी हैं, बाकी और सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं लाइक फैट है। तो उनके अंदर भी इन्फ्लेमेशन या बीमारियाँ हो सकती हैं, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज़म। वो भी हमारे यहाँ आती है। उसकी मिसाल के तौर पर टेनिस एल्बो, ये जो गोल्फर एल्बो होगी, एडिसिव कैप्सुलाइटिस, फ्रोज़न शोल्डर, प्लांटर फेशियाइटिस, ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस, ये सारी सॉफ्ट टिश्यूज़ की डिजीज़ हैं जिसमें आर्थराइटिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये भी सॉफ्ट टिश्यू की डिजीज़ रूमेटोलॉजी में शामिल हैं। जो असल काम रूमेटोलॉजिस्ट का आता है दैट इज़ इन ऑटोइम्यून डिजीज़। इसकी डेफिनेशन मैं आगे करूँगा। बाकी जो चीज़ें हैं कोलेजन वास्कुलर डिजीज़ और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, हम इसको अक्सर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ भी कह देते हैं, हालांकि वो बड़ी पार्शियली 20% डिजीज़ हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू को इन्वॉल्व करती हैं। सेम रूमेटिक डिजीज़ इज़ एन ऑटोइम्यून कंडीशन। तो इसमें हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि हमारे टिश्यूज़ के अगेंस्ट डैमेज करना शुरू कर देती हैं, इसलिए इसको ऑटोइम्यून डिजीज़ भी कहते हैं। तो क्या है ऑटोइम्यूनिटी? जो आप हमारे जिस्म के ख़िलाफ़ ही हो। ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के वेरियस टिश्यूज़ के अगेंस्ट रिएक्ट करता है, उनको डैमेज करता है। और जितनी तरह के एंटीबॉडीज़ बनती हैं अब तक, तो यानी ये मॉलिक्यूलर लेवल पे भी चली गई हैं। इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, वो मेरा ख्याल आज के टॉपिक में नहीं रखते। तो जितनी भी हमारी मॉलिक्यूलर डैमेज है वो डिजीज़ काज कर सकते हैं। एंटीजन बनती हैं, फिर वो आगे एंटीबॉडी बनाते हैं, फिर वो लाइक ल्यूपस नेफ्राइटिस है, हेपेटाइटिस है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ल्यूपस नेफ्राइटिस और बहुत सारी और जो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। एज आई सेड, मैंने जैसे कहा कि आर्थराइटिस एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके नीचे मैंने 150 लिखा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा डिजीज़ हैं
जो इसके अंडर आती हैं, कुछ मैंने इनको शो करने की कोशिश की है जस्ट टू नो, जिसमें ल्यूपस हो सकती है, जिसमें आर्थराइटिस अदर टाइप्स का वास्कुलाइटिस हो सकता है, जिसमें क्रिस्टल आर्थोपैथी गाउट हो सकता है, सूडो गाउट हो सकती है, बहुत सारी कंडीशन हैं। तो रूमेटोलॉजिस्ट कौन होता है? सिंपल सी चीज़, जो इन डिजीज़ को ट्रीट करता है उस डॉक्टर को या उस कंसल्टेंट को, उस स्पेशलिस्ट को रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये पहले, अब थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूँ, रूमेटोलॉजिस्ट बनते कहते हैं हर जगह पे। उनको पहले एक फेलोशिप मेडिसिन में करनी पड़ती है, फुल फेलोशिप। उसके बाद दे आर ट्रेंड फॉर रूमेटोलॉजी एट लीस्ट फॉर 2 ईयर्स, उनकी ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद वो फेलोशिप दे कर सकते हैं इन रूमेटोलॉजी। सो रूमेटोलॉजिस्ट इज़ हैविंग डबल फेलोशिप। बाकी जो आप MRCP करते हैं, FCE एक स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन होती है, वो भी कर सकते हैं, उससे भी आप रूमेटोलॉजिस्ट बन जाते हैं। लेकिन डबल फेलोशिप इसमें एटलीस्ट हमारे वक्त में करनी पड़ता थी। तो रूमेटोलॉजिस्ट सिंपल हो गया कि वो डॉक्टर है जो कि रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ को ट्रीट करता है। रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ मैंने थोड़ा सा आपको पीछे बताने की कोशिश की, आगे चलते हैं। ये ज़माना कदीम में भी होती थी आपको डिज़ीज़, लाइक बैशर डिज़ीज़ हो गया। बैशर डिज़ीज़ का मिस्र में, और जो दूसरी है उसका तर्जुमा मुझे नहीं आएगा, DBT जिसमें होती है, चलें मिस्र में है ज़्यादा वो। तो ये चीज़ें उस वक्त थी, और एक ये स्टिग्मा होता था उस वक्त कि जिसको ये चीज़ हो गई है वो लाइफ लॉन्ग काम करने के काबिल नहीं है, उनको गली मोहल्लों में छोड़ दो, वो फ़कीर बन जाएं। अभी ऐसे ही है, वैसे हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, अभी हम ज़माना कदीम में ही रहते हैं। ये भी सेम शो करती है कि ये कुछ हिस्टोरिकल पर्सन हैं। आप, मैंने रात लिस्ट रिव्यू की, दैट वाज ऑलमोस्ट 200 पीपल। उसमें एक्टर्स भी हैं, उसमें प्रेजेंटर्स भी हैं, उसमें प्लेयर्स भी हैं। लेकिन ये कुछ मुझे स्लाइड मिल गई थी, तो ये मैंने लगा दी है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन को गाउट थी, क्रिस्टोफर कोलंबस उसको राइटर्स सिंड्रोम था, मैरी क्वीन को मार्फन सिंड्रोम था, निकोलाई फ्लेमिंग को एहलस डाउनला सिंड्रोम था। एक बहुत मशहूर हमारी स्क्वाश की प्लेयर हैं, विलियम सिस्टर्स में से एक को स्क्लेरोडर्मा है, और स्क्लेरोडर्मा के साथ शी इज़ वर्ल्ड चैम्पियन। सो इन डिजीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ट्रीट करते हैं, प्रॉपरली केयर करते हैं, तो यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। ये स्टिग्मा हमारे यहाँ है कि एक दफ़ा जिसको आर्थराइटिस हो गया वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, फिर इस तरह वो मेडिसिन भी छोड़ देते हैं और बाकी काम भी नहीं करते। तो इस तरह बहुत से और पीपल हैं जिन्होंने वर्ल्ड फेम हैं, जिनको किसी को SLE है, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी को स्क्लेरोडर्मा है, किसी को बैशर डिजीज़ है, किसी को और काफ़ी सारी जो बाकी बीमारी हैं वो हैं, और दे हैव नेम इन द वर्ल्ड। जी, इनको कोई पहचानता है? ये पाकिस्तानी है। एनीवन? वेरी सैड। ये प्रोफेसर डॉक्टर आसिम हैं। ही इज़ प्रोफेसर ऑफ रूमेटोलॉजी। ही इज़ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, बट ही इज़ लिविंग इन कराची। आफ्टर दैट ही वेंट टू अमेरिका, और आजकल मेरे ख्याल ये उधर हैं ओहायो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ, और ये वर्ल्ड फेम है। इनकी कई सारी बुक्स हैं, कई सारे बुक्स के आर्टिकल हैं, मोर देन 300 इनके रिसर्च आर्टिकल हैं। ही हिमसेल्फ हैज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सॉरी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इनको ये तस्वीर मैंने ज़रा उनकी बेहतर लगाई है, क्योंकि टीचर्स को या उनको हमें अच्छा ही करना चाहिए। तो लेकिन he is using now crutches, he is walking like this, and he is coming in every पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ रूमेटोलॉजी की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी, और वर्ल्ड फेम जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें भी ये जाते हैं। मेरा ख्याल था पता होगा। अच्छा, उसमें क्योंकि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो साथ ये उनकी अपनी पिक्चर है उसकी, डॉक्टर साहब की ना, अपनी स्पाइन की। बैम्बू स्पाइन है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। ड्रैगर स्पाइन है, ये जो ऊपर वाइट लाइन दरमियान में है, ये ड्रैगर साइन कहते हैं, बेलचा बना होता है ना, उसकी तरह का। तो ये उनकी अपनी है पिक्चर। ये उन्होंने एक तस्वीर बनाई अपनी
स्पाइन को जानते हुए इधर अपना नाम भी लिखा, पाकिस्तान को भी शो किया, उर्दू में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा और अपनी बीमारी के बारे में भी लिखा। पहले वो पाकिस्तान में थे एंड फिर वो अमेरिका चले गए तो उन्होंने ये तस्वीर बना के, बड़ी मशहूर तस्वीर है, जहाँ भी कोई कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल होती है और वो आते हैं तो ये तस्वीर लगी होती है वहाँ पे। उनका एक कॉल है, वो बताना मैं ज़रूर समझूंगा। वो कहते हैं कि मैं आई कैन फेल्ट द हर्डल्स आर देयर, मुझे काफ़ी सारी रुकावटें हैं डिजीज़ में, क्योंकि मैं बेंड नहीं कर सकता, प्रॉपर मूव नहीं कर सकता और ज़ाहिर है सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, ही कैन नॉट डू थिंग्स लाइक दैट। लेकिन कहता मैं कभी डिप्रेस नहीं हुआ। सर कहते हैं कि मैं कभी डिप्रेस नहीं हुआ। दैट मेक मी होपफुल फॉर द फ्यूचर। कहता है अक्सर लोग जिनको डिजीज़ होती हैं वो एम्प्टी गिलास को देखते हैं, हाफ फुल जो गिलास होता है उसको नहीं देखते। आई ऑलवेज सी द हाफ फुल गिलास, इसलिए मुझे उससे करज मिलता है। मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मैं लेक्चर भी देता हूँ, बुक्स भी, अभी भी बुक्स लिख रहे हैं। इनकी एज इस वक्त ऑलमोस्ट 90 के करीब हो गई। उसके बाद ये अमेरिका में कब ओरिजिन हुआ और यूरोप में कब, ये ऑलमोस्ट 1925 में यूरोप और अमेरिका में रिमोटोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन उससे पहले के भी मिलते हैं, इसके कुछ हिस्ट्री में जाएं तो 1800, वो डिटेल फिर मैंने कहा उसका फ़ायदा नहीं है, वी हैव टू गो। तो एक ब्रीमैन था, जॉन वान ब्रीमैन, उसने एक कमेटी, इंटरनेशनल कमेटी बनाई रिमोटिज़म की 1925 में। उसके बाद ये अमेरिकन है, इनका नाम फिज़लैंड है। इन्होंने, ये हैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्लीवलैंड लॉस एंजल्स से। इन्होंने फिर 6 जो हैं कमेटीज़ बनाई, 6 कमेटीज़ बनाई इन्होंने, जिसमें कि एटलीस्ट उस वक्त 1925 या 30 के दरमियान 30 फैकल्टी मेंबर थे रिमोटोलॉजी के। हमारे यहाँ अभी भी 30 शायद ना हो, ये 1930 की बात है। अब काफ़ी सारी सोसाइटीज़ बन गई हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमोटोलॉजी बहुत मशहूर कॉलेज है, ICR जिसे हम कहते हैं, उसके सारे क्राइटेरिए जो डिजीज़ ट्रीटमेंट के हैं हम फॉलो करते हैं। उसके साथ ही एसोसिएटेड यूलार है, BSR ब्रिटिश, यूलार मीन्स के यूरोपियन लीग अगेंस्ट रिमोटिज़म, और BSR ब्रिटिश की है सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी PSR पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ रिमोटोलॉजी। हम भी हर साल यहाँ पे उन लोगों की हिम्मत है कि वो अरेंज करते हैं कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। उनकी एक आर्थराइटिस फाउंडेशन भी है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ हिस्सा डालूँ रिमोटोलॉजी में, सो आई एम हेयर विद यू पीपल। ये एक एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का अवेयरनेस प्रोग्राम था, ये कराची में है। ये डॉक्टर साहबान वो कर रहे हैं। एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी जो कुल ग्रुप है ना, उसको हम एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथीज़ कहते हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उसका एक पार्ट है। रिगार्डिंग द कितनी हैं ये डिजीज़, ये स्टडी हुई है, ये पाकिस्तान की स्टडी है, JIPMC में ये शाये हुई है कराची में। तो उन्होंने निकाला है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा है, ये जो ब्लू एरिया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एरिया कौन सा बनता है, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, या रिएक्टिव आर्थराइटिस भी ये है। उसके बाद यानी तो कुछ परसेंटेज है बाकी डिजीज़ की, डिटेल में मैं टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। तो सारी वर्ल्ड में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। SLE डे भी मनाते हैं, आर्थराइटिस डे भी मनाते हैं, स्क्लेरोडर्मा डे भी मनाते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आई कैन प्रोवाइड दैम कि कितनी एसोसिएशंस हैं हमारे यहाँ और क्या क्या वो करती हैं। चेयर्स भी बनी हुई हैं अब तो पाकिस्तान में माशाल्लाह। तो लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिट मैं उसी टीम को दूंगा जिसका जिक्र मैंने पहले किया। सो दिस इज़ वन ऑफ द अवेयरनेस प्रोग्राम में उसकी शक्ल में कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे अक्टूबर 12 को मनाया जाता है। हमारे यहाँ जो एक है ना कि सबसे कॉमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो है ही, लेकिन लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को एक ही चीज़ समझते हैं। दे थिंक रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस आर वन एंड द सेम थिंग। लेकिन
अब एक टाइप ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें पता चली है जो कि इन्फ्लेमेटरी हो सकती है, अदरवाइज़ इट इज़ मैकेनिकल। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है डीजेनरेटिव चेंजेस होती हैं इसमें, और वो टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, या एसोसिएटेड जो बाकी हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो कैटेगरी में आते हैं। दोनों इन्फ्लेमेशन हो सकती है। स्वेलिंग ऑफ कोर्स ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोनी स्वेलिंग होगी, दूसरों में स्पॉन्जी स्वेलिंग होगी, और पेन होगा जॉइंट्स में। गाउट भी एक आर्थराइटिस की टाइप है जो कि यूरेट क्रिस्टल से बनती है जब वो डिपॉजिट होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैं पॉइंट काइंडली क्लियर करना चाहूँगा, 6.5 अगर किसी का अपर लेवल है लेबॉर्ट्री का यूरिक एसिड लेवल, 6.7 आ गया, 6.8 आ गया, एवरीवन पुट दैट पेशेंट ऑन यूरिक एसिड यूरेट लोअरिंग ड्रग्स पे, उस पर डाल देते हैं। ये बहुत ही एक जुर्म है डालना, स्पेशली इफ़ यू आर पुटिंग ऑन ज़ाइलोरिक। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, बिना किसी वजह के हम उसको पेशेंट को ज़ाइलोरिक दें या आइलोपेरिनॉल जिसका नाम है वो दें तो वो ज़्यादती है उस पेशेंट के साथ। इसका एक क्राइटेरिया है, वो लेटर ऑन वी कैन डिस्कस। आई विल ट्राई टू गिव लेक्चर्स ऑन वेरियस डिजीज़ जो कि मोटी मोटी हैं हमारी 8-10 डिजीज़, उस पर लेक्चर अरेंज करेंगे अगर तो फिर। तो इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग भी होती है, और ये भी एक टाइप ऑफ क्रिस्टल आर्थोपैथी है। एक गाउट होती है, एक सूडो गाउट होती है। गाउट में यूरेट क्रिस्टल्स होती हैं, बाकी में बाकी क्रिस्टल्स होती हैं, वो काफ़ी सारी हैं उनका नाम। अब आता है जी ट्रीटमेंट की तरह। ट्रीटमेंट एक्चुअली तो ये डिजीज़ रूमेटोलॉजिस्ट को ट्रीट करनी चाहिए, लेकिन बाकी हेल्थ केयर वर्कर भी इन्वॉल्व होते हैं, और आई थिंक वो बुरा नहीं था, कुछ ना कुछ तो पेशेंट को करते थे ना। जब रूमेटोलॉजिस्ट है ही नहीं, ठीक है ना, तो आर्थोपेडिक के पास जाते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो पेशेंट को ट्रीट तो करता है, एटलीस्ट उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होती थी ना। तो लोग कहते हैं कि जी ज़्यादती करते हैं आर्थोपेडिक वाले। मैं कहता हूँ कि जब आप लोग नहीं थे तो वही इनको ट्रीट करते थे। अब आप अवेयरनेस करें पेशेंट्स में, आर्थोपेडिशन में, तो हमारे पास पेशेंट आएंगे। उसके बाद बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके पास भी पेशेंट जाते हैं। तो लेकिन कभी कभी ये फ्रैक्चर बोन्स हैं दिखाई मैंने, अगेन द सेम, आर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन, रिमोटोलॉजी, पेन मैनेजमेंट टीम, और एक मैं भूल गया हूँ यहाँ पे, फिजियोथेरेपी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ आवर स्पेशलिटी। फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पेशलिटी। लेकिन कुछ जगह पे जाके हम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। वो कैसे कि अगर पेशेंट रूमेटोलॉजिस्ट के पास चला गया है, आर्थोपेडिक्स के पास चला गया है, और उसको पता है कि इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या वास्कुलाइटिस है, तो उसको काइंडली, क्योंकि एक विंडो पीरियड होता है किसी चीज़ को ट्रीट करने का, वो विंडो पीरियड गुजर जाए तो देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट दैट पेशेंट, और या उसको कम से कम हम रिवर्स नहीं कर सकते, आगे तो ट्रीट कर सकते हैं। अब बाकायदा गाइडलाइंस हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रीटमेंट, और मीथोट्रेक्सेट, फ्लेवोनोमाइड, या ये जो ड्रग्स हैं DMRGs, ये मैक्सिमम आप 1 ईयर तक वेट करें। अगर वहाँ पे जाके ठीक नहीं होता तो यू हैव टू स्टेप अप, आपने सेकंड स्टेप लेना है। उसमें क्या चीज़ें हैं, अब कुछ ओरल भी आ गई हैं, लेकिन अक्सर TNF अल्फ़ा इनहिबिटर्स हैं, काफ़ी सारी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे जाके काम ख़राब होता है, वो रेफ़र नहीं करते और पेशेंट को डिफ़ॉर्मिटीज़ बन जाती हैं। तो 1 2 3 मैंने मुख्तलिफ ज़हन में मेरे थे, लेकिन टाइम कम है कहते हैं। तो इन कंडीशन को जो रिमोटोलॉजिकल डिजीज़ हैं, रिमोटोलॉजिस्ट ही बेहतर, स्पेशली इन सम सिचुएशन ही कैन ट्रीट। लेकिन यहाँ पे माइंड करते हैं लोग, अगर किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी से कि आप काइंडली इसको रूमेटोलॉजिस्ट के पास भेज दें, तो कहते हैं आप रूमेटोलॉजिस्ट ने भी स्टीरॉयड ही देने और पेन किलर देने, मैं क्या नहीं दे रहा इसे। दिस इज़ अ प्रॉब्लम है। स्पेशल सिचुएशन जो मैंने कहा था वो ये हैं, प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकेगा, स्पेशली इन 3rd ट्राइमेस्टर जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उसमें मेडिकेशन की केयर करनी है हमने। प्रेगनेंसी में कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन कौन सी दे सकते हैं। अब किसी को मेरे ख्याल नहीं पता होगा, माइट भी पता भी हो, एज़ाथाइप्रिन कैटेगरी D ड्रग है, बट इट इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी। इतनी स्टडीज़ हुई हैं, कोई 8-10 स्टडीज़, जो कि थाउजेंड्स में पेशेंट थे, उनको एज़ाथाइप्रिन दी गई
क्योंकि हमें मीथोट्रेक्सेट या लेफ्लोनामाइड तो बंद करना होती है, कुछ ना कुछ तो देना है ना उसे। स्टीरॉयड पे हम नहीं रख सकते, पेन किलर पे हर वक्त हम नहीं रख सकते, तो वी आर गिविंग दैम इवन एज़ाथाइप्रिन। स्लेज़ोडाइन दे सकते हैं, एज़ाथाइप्रिन दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कैटेगरी डी है। बेहतर ये होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड की जाए। ये मुख्तलिफ डिजीज़ में अगर ट्रीट प्रॉपरली नहीं होती तो उनकी ये सूरत हाल हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगेन, डिफॉर्मिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी, दिस इज़ अगेन फुट। ये क्या है? एनीवन? कॉमन रेनाल्ड फिनोमेना है। ये हाइड्रोक्सी एपिटाइट जो क्रिस्टल होती हैं उसकी वजह से पैड साइन होता है ना शोल्डर में, ये वो है। ये वास्कुलाइटिस की टाइप्स हैं, और ये स्क्लेरोडर्मा है जिसमें फिंगर्स जो हैं डिजिटल इंफाक्ट बनना शुरू हो गए हैं। और ये क्रेस्ट सिंड्रोम है। क्रेस्ट सिंड्रोम में कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने थोड़े वाली ली है, लेकिन एक पेशेंट मेरे पास है अभी भी जिसका होल एरिया, बटक्स, फ्रंट, थाइज, एवरीथिंग इज़ कैल्सिफाइड। नेक्स्ट वन इज़ आल्सो, ये भी कुछ फिगर्स हैं स्क्लेरोडर्मा की, क्योंकि आई लाइक स्क्लेरोडर्मा, माय फेवरेट टॉपिक इज़ स्क्लेरोडर्मा, सो आई हैव पुट मैनी स्लाइड्स हियर फॉर स्क्लेरोडर्मा। बहुत पीछे चले गए हैं। अच्छा जी, एनीवन कैन टेल व्हाट इज़ दिस पिक्चर? दिस वन। क्योंकि स्किन जो है फीमेल का एक वाइटल एवरीवन का वाइटल ऑर्गन है, लेकिन फ़ीमेल बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं। ये उसको हुआ है, बताता हूँ क्या है। ये गाउटी आर्थराइटिस है, ये वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस अगेन, इसमें गाउट हुई है। ये टोफेशियस गाउट है जिसमें टोफाई बने हुए हैं। ये एडवांस रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये उस लेडी का है जी फेस। इस पेशेंट को स्क्लेरोडर्मा था, तो इससे बल्कि एडवांस केसेस हमने सऊदी अरेबिया में देखे हैं जो कि बोन को भी इन्वॉल्व करते हैं स्क्लेरोडर्मा वाले। इट इज़ कॉल्ड एनकोप डी सैबरे डिजीज़, इसको कहते हैं। स्क्लेरोडर्मा की एक टाइप है। तो इतनी डिटेल में आप लोगों को मेरे ख्याल रूमेटोलॉजिस्ट को भेज दीजिएगा। हाँ जी, ये राइट नी सोलन है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सेप्टिक आर्थराइटिस इसमें हो सकता है। तो जब ये मेरे पास पेशेंट आया क्लिनिक में, जब मैंने इसको एस्पिरेट किया तो ये था इसका जो फ्लूइड निकला, दिस वन, दिस इज़ प्योरली पस। फॉर दिस पेशेंट हु हैज़ मोनोआर्थराइटिस आई एस्पिरेटेड एंड इट वाज पस। अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट को मेरी बात समझ नहीं लगी, और ना आर्थोपेडिक्स वालों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि इसको हम आर्थोस्कोपी करते हैं और इसमें कैनुला डालते हैं ताकि एस्पिरेट होता रहे। और जब तक ये नहीं होगी फुली पस तो जॉइंट डैमेज हो जाएगा, स्पेशली इन स्टेफिलोकोकल। ये कुछ कॉमन रूमेटोलॉजी की डिजीज़ हैं जिनके रिस्क फैक्टर हैं, तो मेरे ख्याल आई शुड स्किप इट। जिसमें सिगरेट स्मोकिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक रिस्क फैक्टर है, जैसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इटसेल्फ इज़ SLE इटसेल्फ इज़ ए रिस्क फैक्टर फॉर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। तो ये मैंने कुछ रखी थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी एक्सरसाइज ही ट्रीटमेंट है। ओके, कमिंग बैक टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, वाइल द रोल ऑफ आर्थोपेडिक सर्जन इज़ वेरी, आर्थोपेडिक का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन इसको हम डिवाइड अगर करना चाहें, जहाँ पे सर्जरी आती है वहाँ पे हम आर्थोपेडिक को ले लेते हैं, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट आती है या एस्पिरेशन टाइप चीज़ें आती हैं वो रूमेटोलॉजिस्ट की डोमेन में आती हैं। इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, लेकिन ये ओवरलैप करता है सम टाइम। जैसे मैंने सेप्टिक आर्थर बताया, वो आर्थोपेडिक्स वाले भी ट्रीट करते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट भी ट्रीट करते हैं। ये एक बच्चा है जी जिसको रूमेटिक फीवर हुआ है। अब इसकी डिटेल में आई थिंक आई शुड नॉट गो। दीज आर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, उसमें वेरियस कंडीशंस होती हैं। उसकी वजह से अगर किसी को हो गया, पेशेंट मोटा होता है, यूरिक एसिड लेवल हाई होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, डिसलिपिडीमिया होता है, तो उनमें ये सारी डिजीज़ ज़्यादा होने के चांसेस हैं, लाइक APS, वास्कुलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एवरी टाइप ऑफ डिजीज़। एक स्टडी हुई, जामा में पब्लिश हुई है 2017 में, 2017 में। ये हमारे पाकिस्तानी थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या अवेयरनेस कितनी है हमारे यहाँ।
तो उसके बारे में उन्होंने कहा जी ओनली 3% ऑफ पेशेंट कंसिडर दे आर अवेयर। 25% ने कहा जी कुछ कुछ पता है कि जॉइंट पेन होता है, बाकी का हमें नहीं पता। मोर देन ऑलमोस्ट 75% सेड वी डोंट नो रिमोटोलॉजी। ये एक इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितना ज़रूरी है हमें बताना रिमोटोलॉजी के लिए। ये एक कोर्स है डिजीज़ का, पहले हम कहाँ से चले और अब हम 2017 में जो डिजीज़ नई डायग्नोज हो गई हैं वो आ गई हैं। तो इसको डिटेल में मैं आई थिंक ये मेडिसिन भी पहले हम बहुत थोड़ी एनसेड देते थे या SCQ या स्टीरॉयड, लेकिन अब बहुत से मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे ड्रग्स आ गई हैं जो कि अब जिनसे हम ट्रीट करते हैं। और 2030 तक वो कहते हैं कि अभी इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे काफ़ी सारी ड्रग्स आ जानी हैं जिनसे हम ट्रीट कर सकेंगे। जस्ट टू शो यू डिफॉर्मिटीज़। अब ये असल क्वेश्चन ये आता है कि कब रूमेटोलॉजिस्ट को पेशेंट देखना है। अगर पेशेंट को किसी प्राइमरी केयर फिजिशियन ने देखा है और वो समझता है या इमरजेंसी में देखा है, वो समझता है कि इसको रूमेटोलॉजी की ज़रूरत है तो भेज सकता है वो। अगर किसी और स्पेशलिटी के बंदे ने देखा है और वो समझता है कि इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई और वास्कुलाइटिस है, ही कैन सेंड। इवन फिजिकल थेरापी करवाने के लिए किसी को कमर का पेन है, लोग फिजियोथेरापी के पास चले जाते हैं और दे सस्पेक्ट के इस पेशेंट को रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ है, दे कैन रेफर। और अगर किसी पेशेंट की एक दफ़ा पेन हुआ, ठीक होता गया, हो गया, लेकिन उसके बाद वर्स होता जाता है, जिसको हम प्लेंड्रोमिक आर्थराइटिस कहते हैं कि बार बार होता है, उसको हमेशा रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है मोर देन 60% को, तो हमें उसको भी रूमेटोलॉजिस्ट को देखना चाहिए। बाकी सारी ये चीज़ें हैं। तो उसको एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं रूमेटोलॉजी विज़िट में, जो क्लिनिक में रूमेटोलॉजी क्लिनिक में जाता है। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली वेरी एडवांस स्टेजेस में आते हैं एंड वी आर वेरी रिलक्टेंट टू गिव देम फॉल्स होप। हम उनको फॉल्स होप नहीं देते पेशेंट को। तो जब जॉइंट डैमेज हो रहा है जी, रूमेटोलॉजिस्ट से कहेगा कि जी मेरा रोको इसको। अगर डिफॉर्मिटीज़ हैं तो वो कहेगा कि इनको सीधा करो मेरी उंगलियों को। और अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो गई है लाइक इन स्क्लेरोडर्मा, तो वो कहेगा जी ये मुझे गैंग्रीन हो गई है, इसको ठीक करो। इसमें एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मोस्ट ऑफ द सर्जन्स और आर्थोपेडिशियंस दे डू द सर्जरी व्हेन देयर इज़ ब्लैकनिंग ऑफ द फिंगर और टो। ये एक ड्राई गैंग्रीन होती है, इसको ऑटो एम्पुटेट हो जाती है। इसको आपको नश्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका आप बुरा करेंगे बजाय अच्छे के। रूमेटोलॉजिस्ट आगे क्या करता है जी, मेरी पेशेंट की हिस्ट्री लेता है, ये है कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, कुछ लैब टेस्ट करता है, उसके बाद वो असेस करता है उसको, इमेजिंग वगैरह, बाकी MRI की ज़रूरत है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाता है। अगर उसके फर्स्ट विज़िट में कोई डायग्नोसिस नहीं बनी तो उसके बाद पेशेंट को एक्सप्लेन करता है, काउंसलिंग करता है पेशेंट की, और उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए बताता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए। तो आर्थोटिक्स एक ऐसी ये भी स्पेशलिटी है जो कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाती है, जो किसी पेशेंट को कोई डिफॉर्मिटी है उसकी हेल्प के लिए। ये सूडो गाउट, ये गाउट का एक पेशेंट है, टोफाई बने हुए हैं। ये मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ हैं जिसमें आपको PIP जॉइंट की यहाँ मिलेगी, और ये वास्कुलाइटिस है, डिफॉर्मिटीज़ भी हैं। तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है, इन्फेक्शंस होगी, वन ऑफ द मेजर काज ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन दिस पेशेंट इज़ इन्फेक्शन। फॉर यू पीपल, इन्फेक्शन पेशेंट को मारती है, डिजीज़ बहुत कम मारती है। तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना, बाकी इसके फीचर्स लिखे हुए हैं सारे। अब कुछ मिथ्स हैं, चंद एक मिथ्स का मैं नाम लूँगा जो कि हमारे यहाँ हैं 2-4। वो कहते हैं जी रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक दफ़ा हो गया और ठीक हो गया, बस कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बंद करें इसे।